हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। और उसमें स्टडी नोट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1.4 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज हम बात करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डेप्रीसिएशन से। ठीक है जी। ये स्टडी नोट नंबर 1 का जिसका नाम है अकाउंटिंग बेसिक्स का चैप्टर 1.4 है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है सर, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन? आखिर आप डेप्रीसिएशन से क्या मतलब समझते हैं और हम डेप्रीसिएशन किसे कहते हैं, देखेंगे ध्यान से। ये जो वर्ड है डेप्रीसिएशन, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है डेप्रीटियम। क्या नाम है गाइस? लैटिन वर्ड डेप्रीटियम, DEPRETIUM, डेप्रीटियम, जिसको अगर हम क्लासिफाई करें, डिवाइड करें तो दो पार्ट में भी नहीं निकलता है। पहला पार्ट होता है डी, दूसरा पार्ट होता है प्रेटियम। हां जी, डी का मतलब होता है डिक्लाइन। डी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? डिक्लाइन। और प्रेटियम का मतलब होता है प्राइस। क्या होता है प्रेटियम का मतलब? प्राइस। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेप्रीसिएशन मींस डिक्लाइन इन प्राइस। अब प्रश्न उठता है सर किस चीज का प्राइस? तो हम बात करेंगे प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स। प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। तो ध्यान रखना गाइस, तो डेप्रीसिएशन में हमेशा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, डिक्लाइन होती है। इन शॉर्ट डेप्रीसिएशन किस पर चार्ज होता है? फिक्स्ड एसेट्स पर। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? एक बार फिर से सुनिए। जो वर्ड है डेप्रीसिएशन, ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम, जो वर्ड होता है डेप्रीटियम, जिसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो हमने डीई अलग कर लिया, डी, और प्रेटियम अलग कर लिया। इज दैट क्लियर गाइस? डीई का मतलब होता है डिक्लाइन, डी मतलब डिक्लाइन इन लैटिन लैंग्वेज, एंड प्रेटियम का मतलब होता है प्राइस। तो डेप्रीसिएशन इंग्लिश में मतलब क्या निकला? डिक्लाइन इन प्राइस। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरना, प्राइस का मतलब वैल्यू। क्लियर है? तो अगर किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, अगर किसी फिक्स एसेट के प्राइस में कोई गिरावट आती है तो हम उसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं गाइस? डेप्रीसिएशन। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेप्रीसिएशन मींस फॉल, गिरावट इन द प्राइस ऑफ ए फिक्स एसेट्स। क्लियर है? एक फिक्स एसेट्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट को, आने वाली डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या मेरी बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइनली डेप्रीसिएशन मींस डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स। एक फिक्स एसेट की वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। अब जैसे मैंने बोला फिक्स एसेट, तो हम लोग जानते हैं फिक्स एसेट वो एसेट्स होती हैं जो परमानेंटली हम खरीदते हैं ताकि हमारा बिजनेस फ्यूचर में और फ्लरिश कर सके। और फिक्स एसेट में क्या आता है गाइस? मशीन, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो इन पर ही क्या लगता है? डेप्रीसिएशन। इज दैट वेरी मच क्लियर? चलिए, अब अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो सर व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय डेप्रीसिएशन, यहां तक क्लियर कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है गाइस, तो देखिए, अगर हम बात करें कि डेप्रीसिएशन बेसिकली है क्या, तो हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन इट इज द, यानी डेप्रीसिएशन इज द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, डेप्रीसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट, depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an assets from any cause। ठीक है गाइस, क्या लिखा हमने? देखिए, डेप्रीसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज।
ठीक है जी। यानी अगर हम एक फिक्स एसिड की वैल्यू में कोई लगातार, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, परमानेंट मतलब आप जानते ही हैं बिल्कुल कंप्लीट, अगर किसी एसिड्स की वैल्यू में धीरे धीरे परमानेंट करके उसकी वैल्यू में गिरावट आती है तो गाइस उस गिरावट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो डेप्रिसिएशन बेसिकली मींस फॉल, गिरावट इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स। और सर वो डिक्लाइन किस नेचर का होता है? परमानेंट नेचर का होता है। क्लियर? यानी एक बार वैल्यू गिर गई तो फिर वो गिर ही गई। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब सर प्रश्न उठता है, ये डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण होते हैं हिंदी में? ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कम ऑन एवरीबॉडी। कॉजेज का मतलब होता है कारण, कि जो डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारी एसिड्स पर, आखिर उसके कारण क्या है। तो डेप्रिसिएशन के कॉजेज को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं सर 4 मुख्य कारण होते हैं डेप्रिसिएशन लगने के, यानी एक एसिड्स की वैल्यू के गिरने के 4 मुख्य कारण होते हैं। पहले को हम बोलते हैं गाइस इंटरनल कॉजेज, इंटरनल कॉजेज। सेकंड को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉजेज। देन हम बोलते हैं टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट। और देन हम कहते हैं एबनॉर्मल अक्रेंस। ठीक है जी। तो अगर कोई हमसे पूछे सर डेप्रिसिएशन लगने के एक एसिड्स की वैल्यू में गिरने के क्या कारण होते हैं, क्यों एक एसिड्स की वैल्यू गिरती है, तो हम कहेंगे गाइस एक एसिड्स की वैल्यू गिरने के 4 कारण होते हैं। पहले को हम बोलते हैं इंटरनल कॉज, दूसरे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉज, तीसरे को हम बोलते हैं टाइम एलिमेंट, और चौथे को हम बोलते हैं एबनॉर्मल अक्रेंस। सो दीज आर द 4 रीजंस व्हाई एक एसिड्स की वैल्यू में कमी आती है, एक एसिड्स की वैल्यू में गिरावट आती है। क्लियर? अब चलिए, अब जो इंटरनल कॉजेज हैं गाइस, ये फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। इंटरनल कॉजेज यानी कंपनी के अंदर के कारण, ये फर्दर 2 रीजन के होते हैं। पहला होता है वेयर एंड टियर। पहला कारण क्या होता है गाइस? वेयर एंड टियर। और दूसरा कारण होता है डिप्लीशन। तो इंटरनल में क्या हुआ? वेयर एंड टियर और डिप्लीशन। सिमिलरली एक्सटर्नल कॉजेज भी 2 होते हैं। पहला ऑब्सोलिसेंस और इनएडिक्वेसी। ठीक है जी। तो इंटरनल कॉजेज कितने हुए? 2। पहला वेयर एंड टियर, दूसरा डिप्लीशन। देन एक्सटर्नल कॉजेज 2 हुए, ऑब्सोलिसेंस एंड इनएडिक्वेसी। क्लियर है? तो अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखें गाइस, सो ये कंप्लीट चार्ट बताता है कि 100% डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल, टाइम एलिमेंट एंड एबनॉर्मल अक्रेंस? आई होप यहां तक क्लियर है। अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं गाइस कि ये कॉजेज क्या होते हैं और इसकी वजह से आखिर वैल्यू क्यों गिरती है। ठीक है, आई होप ये चार्ट आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड्स। ठीक है जी, एक एसिड्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, और उसके 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला इंटरनल कॉजेज, दूसरा एक्सटर्नल कॉजेज, तीसरा टाइम एलिमेंट और चौथा एबनॉर्मल अक्रेंस। क्लियर है गाइस? इंटरनल कॉजेज 2 प्रकार के होते हैं। पहला वेयर एंड टियर और दूसरा होता है डिप्लीशन। एक्सटर्नल कॉजेज भी 2 होते हैं। नंबर 1 ऑब्सोलिसेंस और तीसरा इनएडिक्वेसी। क्लियर है? एंड देन वी हैव गॉट टाइम एलिमेंट एंड एबनॉर्मल अक्रेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब हम बात करेंगे गाइस पहला इंटरनल कॉजेज।
अंदरूनी कारण, मतलब कंपनी के अंदर के कारण, क्या आखिर क्या कारण है जिससे कंपनी की एसिड्स की वैल्यू में क्या आती है, गिरावट आती है। इसमें पहला था वेयर एंड टियर। अगर हम इसको हिंदी में बोलें गाइस, तो वेयर एंड टियर का मतलब होता है टूटना फूट जाना, टूट जाना फूट जाना। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेयर एंड टियर। ठीक है जी, तो यहां तक मेरी बात क्लियर है। ठीक है, अब वेयर एंड टियर क्यों होता है, क्या कारण है जिनकी वजह से वेयर एंड टियर होता है? तो गाइस उसके मुख्य कारण होते हैं, पहला केमिकल रिएक्शन, दूसरा रस्टिंग, जंग लग जाना जिसको आप रस्टिंग बोलते हो, एंड नेग्लिजेंट हैंडलिंग, यानी खराब तरीके से मशीन को हैंडल करना। तो अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं, कोई उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया, उससे मशीन खराब हो गई, क्लियर है, टूट गई फूट गई, रस्टिंग, उसमें जंग लग गया, या फिर आपने उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया, सोच समझकर आपने उसे यूज नहीं किया, इसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंट हैंडलिंग। क्लियर है, तो इनकी कारण से मशीन में कोई टूट जाती है, कोई फूट हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड वेयर एंड टियर। ठीक है गाइस, दूसरा कारण होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज एवरीबॉडी। डिप्लीशन का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज ऑफ वेस्टिंग एसेट्स decreases with regular extraction। मैंने लिखा रिसोर्सेज ऑफ वेस्टिंग एसिड डिक्रीजेस विद रेगुलर एक्सट्रैक्शन। अब गाइज यहां पर एक शब्द आया वेस्टिंग एसिड्स। देखिए गाइज, वेस्टिंग एसिड्स क्या होती है? वेस्टिंग एसिड्स का मतलब होता है वो एसिड जो नेचर ने हमें दी है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, हम उन्हें बोलते हैं वेस्टिंग एसिड्स। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या होते हैं गाइज? माइंस, आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं कोल माइंस, कोयले की कान, ऑयल वेल, तेल के कुएं, टिम्बर स्टैंड, लकड़ी के जंगल, ठीक है जी, सैंड पिट, मिट्टी के गड्ढे। तो दीज आर व्हाट? वेस्टिंग एसिड्स। गाइज ये नेचर ने हमें दिया है, इज दैट क्लियर? तो अगर आप इन वेस्टिंग एसिड्स को बार बार यूज करते जाओगे तो एक समय आएगा कि ये सारे हमारे पास से समाप्त हो जाएंगी। तो जैसे जैसे आप इसे यूज करते हो और ये समाप्त हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। क्या बोलते हैं गाइज? डिप्लीशन। तो डिप्लीशन का मतलब होता है वेस्टिंग एसिड्स में आने वाली गिरावट। क्लियर है? अब भाई कोल माइन से आपको एक कोयले की कान मिली है, उसमें कोयला भरा हुआ है, अब आप धीरे 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 सारा कोयला निकाल लो, तो एक समय ऐसा आएगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जब उसमें कोयला ही नहीं रहेगा तो उस माइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? तो इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है गाइस? तो वेस्टिंग एसिड ये अलग से पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग एसिड? तो आप बोलोगे वेस्टिंग एसिड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम उसे वेस्टिंग एसिड्स बोलते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर है। जैसे कोल माइंस, क्लियर, कोयले की कान, क्लियर, ऑयल वेल, तेल के कुएं, टिम्बर स्टैंड, लकड़ी के जंगल, टिम्बर बोलते हैं लकड़ी को। अब जो जंगल है आप उसमें लकड़ी काटते जाइए, एक समय आएगा सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सैंड पिट्स, क्लियर है, सैंड, मिट्टी के गड्ढे, जहां से आप मिट्टी एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, एक समय आएगा सारी खत्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसिड्स। क्लियर है? तो जब आप सारे रिसोर्सेज निकाल लोगे तो उस एसिड्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो गाइस इंटरनल कॉजेज में हमारे पास दो मुख्य कारण है, वेयर एंड टियर, टूटना फूट जाना, एंड सेकेंड इज डिप्लीशन। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, तो दीज आर व्हाट? द इंटरनल कॉजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस का मतलब होता है गाइस बाहरी कारण। इज दैट क्लियर? तो उसमें पहला आता है
ऑब्सोलिसेंस, OBSOLESCENC, ऑब्सोलिसेंस। ठीक है जी, क्या आता है गाइस? ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, कोई दिक्कत गाइस? ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड फैशन। ठीक है गाइस, अब फैशन में चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से अगर किसी एसिड्स की वैल्यू गिरती है तो हम उसे बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस। आई होप मेरी बात याद रहेगी आपको। तो ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब आप देखते हैं इस समय जो हम जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की दुनिया है। ठीक है, आए दिन टेक्नोलॉजी क्या होती है? चेंज हो जाती है। अगर मैं सीधा सा उदाहरण लूंगा, इस पहले आपने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आते थे, इतने हेवी कि 2 लोग मिलकर उठाते थे। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और अब उसकी जगह कलर टेलीविजन आ गया, एलईडी, और इतने लाइट हैं कि आप अकेले उसे ले जा सकते हैं। क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई नहीं खरीदता। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आज भी मार्केट में मिलते हैं, पर उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू दोस टाइम कि जब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही हुआ करते थे। क्लियर? तो अगर टेक्नोलॉजी की वजह से और फैशन में चेंज होने की वजह से किसी एसिड्स की वैल्यू में कमी आती है, सो दैट इज नोन एज ऑब्सोलिसेंस। तो ये पहला एक्सटर्नल कॉजेज है, बाहरी। दूसरा एक्सटर्नल कॉजेज होता है गाइस इनएडिक्वेसी। क्या होता है गाइस? इनएडिक्वेसी। ठीक है जी, देखिए इसका मतलब होता है चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज may lead to discarding and assets। क्या लिखा गाइस हमने? चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज में लीड टू डिस्कार्डिंग एंड एसेट्स। अब गाइस इसका क्या मतलब है? मान लो हमारे पास एक मशीन है और उसकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट बनाने की। क्लियर है? हमारे पास एक मशीन है और उसकी कैपेसिटी है जी कि वो 1 महीने में 10,000 यूनिट बनाएगी। अब हुआ क्या, क्योंकि हमारे पास बस एक ही मशीन है और बाजार में डिमांड बहुत बढ़ गई, अब हमने उस मशीन को डबल चलाना यूज कर दिया, डे शिफ्ट भी और नाइट शिफ्ट भी, ताकि हमारी जो डिमांड 20,000 यूनिट की हो गई है वो पूरी की जा सके। तो जब आपके पास इनएडिक्वेसी है, मशीनें प्रॉपर मात्रा में नहीं है और आप एक ही मशीन को डबल यूज करोगे, तो डेफिनेटली जहां वो मशीन पिछले 10 साल तक उसकी लाइफ थी, अब वो 5 साल में ही खराब हो जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इनएडिक्वेसी का मतलब होता है प्रॉपर मात्रा में किसी चीज का ना होना। क्लियर है? तो जब आप मशीनों को डबल ट्रिपल वे में यूज करोगे, जितनी उसकी क्षमता है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और उस मशीन को जल्दी जल्दी खराब होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है गाइस? तो हम उसे बोलते हैं इनएडिक्वेसी। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कॉजेस। तो याद रखेंगे, ऑब्सोलिसेंस एंड इनएडिक्वेसी आर द एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण आता है गाइस टाइम एलिमेंट। तीसरा कारण आता है टाइम एलिमेंट। ठीक है जी, देखिए टाइम एलिमेंट का मतलब क्या होता है? समय के साथ साथ। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम
with the passage of time some intangible fixed assets like lease, patents, copyright, etc. lose their values or effectiveness, whether used or not. ठीक है जी, whether use or not. क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? देखिए, समय के साथ साथ एसिड्स की वैल्यू में गिरावट आती है। जैसे आपने एक कोई बुक लिखी तो उस पर आपको कॉपीराइट मिल गया। अब गाइज ये कॉपीराइट परमानेंट नहीं होता, मान लो ये 2 साल के लिए वैलिड है, ठीक है जी, तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो आपको इसे दोबारा क्या करना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आप उसको यूज करो या मत करो, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं टाइम एलिमेंट। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए, चौथा और आखिरी होता है एबनॉर्मल अक्रेंस। एबनॉर्मल अक्रेंस, इसका मतलब होता है गाइस एन एक्सीडेंट, फायर और natural calamity can damage an assets partly or fully। देखिए, अब एबनॉर्मल अकरेंस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इज दैट क्लियर? भाई एबनॉर्मल है जो नॉर्मली ना हो। कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, या कोई नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब समझते हैं नेचर से आने वाली परेशानी, जिसको हम बोलते हैं भाई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई। क्लियर है? अर्थक्वेक आ गया। अगर इस कारण से कोई एसिड्स फुल्ली या पार्टली डैमेज हो गई तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू क्या होगी? गिर जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है? सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? डेप्रिसिएशन। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक एसिड्स की वैल्यू में आने वाली परमानेंट गिरावट। और उसके मैंने आपको चारों कॉजेस समझा दिए: इंटरनल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस, टाइम एलिमेंट एंड एबनॉर्मल अकरेंस। ठीक है गाइस, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए चर्चा को आगे बढ़ा दें। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका मीनिंग आपको आना चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी हम गाइस थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है जी। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डिप्लीशन। ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है डिप्लीशन का मतलब क्या आसान भाषा में? फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है गाइस, यानी अगर वेस्टिंग एसिड्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो हम उसे बोलते हैं डिप्लीशन। और हम पढ़ चुके हैं वेस्टिंग एसिड्स का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल माइंस, ऑयल वेल, तेल के कुएं, टिम्बर स्टैंड, लकड़ी के जंगल एक्सेट्रा। तो अगर किसी वेस्टिंग एसिड्स की वैल्यू में गिरावट आएगी तो आप उसे किस नाम से पुकारेंगे? डिप्लीशन। ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है और आपको पता होगा आपका 60% पेपर एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा, तो इस शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो वो आपसे ऐसे पूछेगा
the word depletion is used for which assets? Number 1 fixed asset, number 2 current asset, number 3 wasting asset, number 4 fictitious assets. तो आपको फौरन पिक करना है wasting assets. क्लियर है? तो अगर किसी वेस्टिंग एसिड्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो हम उसे बोलते हैं डिप्लीशन. ठीक है गाइस. सेकेंड वर्ड आता है अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन, तो ध्यान रखना, अमोर्टाइजेशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ intangible fixed assets like goodwill, patent, copyright, trademark, etc. गाइज हम इसे बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स. अब आप जानते हैं इंटेंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स जिसका कोई ना तो हम उसे छू सकते हैं ना हम उसे देख सकते हैं, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, उसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई कलर नहीं होता. क्लियर है? तो एक ऐसी एसिड्स विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, विच डज नॉट हैव एनी शेप, एनी साइज, एनी कलर आर नोन एज इंटेंजिबल फिक्स एसिड्स. और अगर मार्केट में उनकी वैल्यूज में गिरावट आती है तो हम उसे एक प्रॉपर शब्द से दर्शाते हैं एंड दैट वर्ड इज नोन एज अमोर्टाइजेशन. क्लियर है? आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा. ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड आता है गाइज ऑब्सोलिसेंस. ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है फॉल in the value of an assets due to change in fashion and टेक्नोलॉजी. क्लियर है गाइस? यानी अगर किसी एसिड्स की वैल्यू में फैशन की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से कोई गिरावट आती है तो हम उसे एक पर्टिकुलर शब्द से दर्शाते हैं एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज नोन एज व्हाट गाइस? ऑब्सोलिसेंस. ठीक है जी, व्हाट द वर्ड इज? ऑब्सोलिसेंस. ठीक है, तो याद रखना आपको, पहला वर्ड आया डिप्लीशन, दूसरा वर्ड आया अमोर्टाइजेशन और तीसरा वर्ड आया ऑब्सोलिसेंस. ठीक है जी, तो इन शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट मे बी आस्क इन द एग्जाम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. चौथा वर्ड आता है गाइस डिलापिडेशन. डिलापिडेशन लिखिए. इट मीन्स a state of it means a state of deterioration, deterioration, deterioration due to old age or long use. ओल्ड एज और लॉन्ग यूज. ठीक है जी, दिस टर्म्स रेफर्स टू द डैमेज डन टू बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी. ठीक है भाई, मतलब अगर आप किसी बिल्डिंग को, किसी प्रॉपर्टी को, फर्नीचर को लगातार लंबे समय तक यूज करे जाओगे, क्लियर है, तो उसकी हालत, उसकी वैल्यू खराब होने लगेगी,
वो बिल्डिंग टूटनी फूटनी शुरू हो जाएगी। डिटेरियोरेशन मतलब खराब होना। तो अगर किसी एसिड्स का ओल्ड एज की वजह से और लॉन्ग यूज की वजह से उसमें कोई टूट फूट हो जाती है तो हम उसे किस शब्द से दर्शाते हैं गाइस? डिलापिडेशन। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो अब आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। पहला वर्ड डिप्लीशन, शॉर्ट में इसका मतलब होता है वेस्टिंग एसिड्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट। दूसरा वर्ड अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब होता है इंटेंजिबल एसिड्स में आने वाली गिरावट। तीसरा वर्ड हमने सीखा ऑब्सोलिसेंस, जिसका मतलब होता है चेंज इन फैशन और टेक्नोलॉजी की वजह से। और चौथा वर्ड डिलापिडेशन, जिसका मतलब होता है लॉन्ग यूज या ओल्ड एज की वजह से किसी बिल्डिंग की वैल्यू में कमी। क्लियर है? तो इन शब्दों को अलग से पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है जी, चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं गाइस। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर हम किसी एसिड्स की वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसके कितने मेथड्स हैं? तो गाइस बहुत ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन के सिर्फ 2 मेथड्स रखे गए हैं जो आपको स्टडी करने हैं। क्लियर? पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आप जानते भी होंगे, SLM। और दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम बोलते हैं WDV। तो गाइस आपको समझना होगा, इन चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे सिलेबस में CMA फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड से जो हमें स्टडी करने हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है गाइस, चलिए अब हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को सीखेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है जी, चलिए पहला मेथड शुरू करते हैं गाइस। इसको 3 नाम से पुकारते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और गाइस तीसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हाँ जी, कितने नाम हुए? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और फेमसली इट इज नोन एज SLM। तो आज के बाद याद रखना शॉर्ट में, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर? चलिए देखेंगे बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? देखिए, अंडर दिस मेथड depreciation is charged at a fixed rate on the original cost of the assets। हमने पहला पॉइंट लिखा गाइस, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स रेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, अभी समझाएंगे क्या है। पॉइंट नंबर 2, अंडर दिस मेथड the amount of depreciation remain fixed every year। ठीक है गाइस,
हमने लिखा अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन फिक्स्ड एवरी ईयर। अब सुनिएगा इसका मतलब क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि आपने एक मशीन जितने की खरीदी, मान लो आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो 1 लाख रुपए पर लगेगा। यानी इस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट ईयर कुछ इस साल कुछ, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सर मैंने क्या बोला, एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है जी, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक मशीन खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, आपने एक मशीन खरीदी, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10% पर एनम। यानी इस मशीन पर डेप्रिसिएशन 10% से लगेगा हर साल। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे गाइस कि इस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए बहुत ध्यान से गाइस, अभी हम कोई अकाउंट नहीं बनाना सीख रहा है, अभी मुझे सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन का मतलब बताना है। ठीक है जी, तो चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ध्यान से देखेंगे जी, 1 लाख रुपए, दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। अब डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाता है कि कम करता है? कम ऑन एवरीबॉडी, तो डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, तो इसलिए हम उसमें से क्या करेंगे, लेस। तो ध्यान रहे, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स की वैल्यू में से लेस होता है, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का एट द रेट 10%। ठीक है, इसका मतलब एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए, अब 1 साल हमने इसे यूज करा, अब हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स के यूसेज के ऊपर लगता है। जितने महीने, जितने साल आपने एसेट्स को यूज करा उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लो अगर हमने एसेट्स को 6 महीने यूज करा तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा। अगर एसेट को हमने 4 महीने यूज करा तो डेप्रिसिएशन 4 महीने का लगेगा। अगर एसेट्स को पूरे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का लगेगा। अब मान लेते हैं जी 1 साल का डेप्रिसिएशन हमने इस पे लगाया, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। यानी हमने मशीन 1 लाख की खरीदी थी, 10,000 से इसकी वैल्यू गिर गई। अब ये मशीन कितने की बची, कम ऑन गाइस, 90,000। ध्यान रहे, इस 90,000 को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं गाइस, बुक वैल्यू। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू, बुक वैल्यू किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे, अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, उसके बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? या इसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये, अगर मैं 1 साल बाद इस एसेट्स को बाजार में बेचने जाऊं तो ये 90,000 की बिकनी चाहिए। ठीक है, हमने एसेट्स को नहीं बेचा। अब जब हमने नहीं बेचा तो हमने इसे यूज करा, अब इस पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 1 साल बाद। तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे गाइस सेकंड ईयर का एट द रेट 10%। अब सुनना, क्योंकि एसेट्स की बुक वैल्यू 90,000 है, मतलब अब वो एसेट 90,000 की बची है, तो भाई डेप्रिसिएशन 90 पे लगना चाहिए, भाई जितनी वैल्यू बची उतने पे लगेगा। लेकिन सावधान, स्ट्रेट लाइन मेथड यही तो कहता है कि हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि एसिड्स की मार्केट वैल्यू क्या है, एसिड कितने की बच गई डेप्रिसिएशन के बाद, इससे कोई मतलब नहीं है गाइस। हर साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। एंड व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट, 1 लाख इन माई एग्जाम्पल। तो एक बार फिर 1 लाख का 10%, 10,000, कितने की बची, 80,000। इसे क्या बोलेंगे गाइस, बुक वैल्यू। क्या यहां तक क्लियर है? यानी 2 साल बाद अगर मैं इसे बाजार में बेचने जाऊं तो ये 80,000 रुपए की बिक जानी चाहिए। मान लो हमने नहीं बेचा, अब हम फिर से यूज करेंगे, तो 1 साल बाद फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब हम 3rd ईयर में
सेम एट द रेट 10%। कम ऑन एवरीबडी। तो सर डेप्रिसिएशन तो 80 पे लगना चाहिए क्योंकि 80 की बची है, पर मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 1 लाख का फिर से 10%, 10,000। कितने की बची? 70,000। और ऐसे लगातार चलता जाएगा एंड सो ऑन। और एक समय आएगा कि एसिड्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड के एक फीचर ये भी है कि इसमें एसिड्स की वैल्यू अंत में क्या आ जाती है? 0। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो गाइस, इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10, 10, 10। ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, मतलब जितनी एसिड की लाइफ है उतने साल का निकालते जाओ, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगा। अब इसे स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस डेप्रिसिएशन को ग्राफ पर प्रेजेंट करो तो गाइस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मेरी बात क्लियर है? इसे ओरिजिनल कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है। इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स्ड है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर हम इसे बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है गाइस, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जरा, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 10% स्ट्रेट, इसका हमने क्या यूज करा? अरे सर, सारा यूज तो इसी का है। ये जो 10% रेट था, इसकी हेल्प से ही तो आपने डेप्रिसिएशन निकाला। तो अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो क्या हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? सर वैसे तो मुश्किल लग रहा है। क्लियर? नहीं, यही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। क्या? कि अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो हम सीधा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। क्या है वो गाइस? देखिए ध्यान से। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। कई बार गाइस क्या होगा, क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं होगा। क्लियर है? तो ध्यान रहे, जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट ना गिवन हो तो हम सीधा क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अमाउंट। किसकी हेल्प से? इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूला क्या कहता है गाइस? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे हम, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड्स। भाई एसिड्स की ओरिजिनल कॉस्ट जितने का आपने खरीदा, इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। क्या गाइस? आप लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड्स, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसिड्स, और इसे डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड्स। किससे डिवाइड कर देंगे गाइस इसे? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इस पूरे फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। क्या बोला मैंने गाइस? हमने लिखा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड्स। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो फॉर्मूला याद रखना है फिर से। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड्स यानी जितने का हमने मशीन को खरीदा था, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है अभी चर्चा करेंगे, और डिवाइड कर देंगे उसे यूजफुल लाइफ से। ठीक है, चलिए, तो ये जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये वो डेप्रिसिएशन है जो हर साल लगेगा। आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, अब सर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड्स ये कैसे निकालते हैं?
तो ध्यान रहे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड मीन्स परचेज प्राइस ऑफ एसिड्स. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड मीन परचेज प्राइस ऑफ एसिड्स प्लस expenses incurred before the asset is put to use. क्लियर है? तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट. अब सर क्या मतलब है इसका? सर ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है जितने का आपने मशीन को खरीदा, ठीक है, उसमें प्लस कर दीजिए वो सारे एक्सपेंसेस जो आपने मशीन पर खर्च करे हैं यूज करने से पहले. ध्यान रहे, हम मशीन की कॉस्ट में सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे जो मशीन यूज करने से पहले पहले हुए हैं. इज दैट वेरी मच क्लियर? तो एसिड खरीदने से लेकर यूज में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब के सब उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. तो उसके बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट. क्या मेरी बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक मशीन खरीदी जो 1 लाख रुपए की है. ये इसका परचेज प्राइस है. ठीक है भाई. फिर हमने पे करे इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपए, इरेक्शन चार्जेस 20,000 रुपए. ठीक है भाई. अब मैं आपसे बोलूं सर आप मुझे मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बताइए. एक और कर देते हैं, रिपेयर चार्जेस मान लेते हैं 5,000 रुपए. ठीक है भाई. इंस्टॉलेशन का मतलब होता है मशीन को फिक्स कराना, इरेक्शन का मतलब होता है मशीन को फिक्स कराना, और रिपेयर का मतलब आपको मशीन को ठीक कराना है. ठीक है जी. अब सुनिए, कोई भी खर्चा जो मशीन यूज करने से पहले पहले हुआ है वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. क्लियर है? तो आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए की तो हमने मशीन खरीदी, प्लस 10,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्लस 20,000 के इरेक्शन चार्जेस, प्लस 5,000 की रिपेयर. ध्यान रहे हर वो खर्चा ऐड करेंगे जो यूज से पहले आया है. तो 10 और 20 30 और 5 35 प्लस 1 लाख. तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन? 1,35,000 रुपए. क्लियर है गाइस? तो 1,35,000 विल बी नोन एज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन. क्या यहां तक क्लियर है? बट सावधान, एक बार अगर आपने मशीन यूज कर ली तो उससे यूज करने के बाद का कोई भी खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. तो कौन से खर्चे ऐड होंगे? मशीन खरीदने से लेकर यूज में लाने तक के. आई होप मेरी बात क्लियर है. कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए, तो दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमने एक शब्द यूज करा गाइस, स्क्रैप वैल्यू. अब सर स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने एक मशीन खरीदी और उसकी लाइफ बोली जी 5 साल है कि ये मशीन 5 साल तक अच्छी चलेगी. मशीन की लाइफ पूरी होने के बाद जब आप उस मशीन को बाजार में बेचते हो तो उसको बेचकर जो भी पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड स्क्रैप. स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी. इज दैट क्लियर? बचा कुचा. क्लियर है? तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो मशीन की वो वैल्यू जो उसकी लाइफ पूरी होने के बाद हमें मिलती है. ठीक है जी. तो हम लिख सकते हैं द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, the sale value of the assets after the expiry of its useful life.
क्लियर है? मशीन की लाइफ पूरी होने के बाद, अब सर ये लाइफ कौन देता है? सर ये तो मैन्युफैक्चरर बताता है। मान लो आप एसी खरीदते हो तो बोलता है जी इसकी जो लाइफ है वो 5 साल है कंप्रेसर की, कि 5 साल तक बढ़िया चलेगा। तो 5 साल पूरा होने के बाद जब आप उसे बाजार में बेचोगे तो उससे जो भी आपको पैसा मिलेगा, सर फुल तो मिलेगा नहीं, तो जो भी रद्दी वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। याद रहेगी बात? तो स्क्रैप वैल्यू मीन्स द सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ध्यान से सुनना, इट इज ऑल्सो नोन एज साल्वेज वैल्यू, हम इसे साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो साल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू। ठीक है गाइस? तो स्क्रैप वैल्यू के 4 नाम हैं। स्क्रैप वैल्यू पहला नाम, साल्वेज वैल्यू दूसरा नाम, रेसिडुअल वैल्यू तीसरा नाम और ब्रेकअप वैल्यू चौथा नाम। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी नाम से पुकार सकता है। बोलो जी, बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर मैं वापस जाऊं तो हम ये कर क्यों रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम ये सब कर रहे हैं इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है जी, कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड अब आपको क्लियर हो गया, माइनस स्क्रैप वैल्यू क्लियर हो गया, इसको डिवाइड करेंगे लाइफ से। और गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, एक मशीन की लाइफ कितनी होगी ये हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। क्या यहां तक कौन से समझ में आ गया कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसिड्स इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, कम ऑन एवरीबॉडी, जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि सीधा डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो हर साल लगेगा। और ध्यान रहे ये फॉर्मूला कब यूज होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज होगा। कब? जब क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो। तो अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? ओके गाइस, अब आप देखेंगे मेरे साथ साथ तीसरा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो गाइस क्या हम डेप्रिसिएशन का रेट निकाल सकते हैं? हाँ। तो अगर रेट गिवन नहीं था तो हमने क्या निकाला था, अमाउंट। और अगर हमारे पास अमाउंट आ जाए तो हम एक फॉर्मूले से रेट भी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, फॉर्मूला क्या है गाइस, ये हमें क्या देगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, याद रहे जो हमने अमाउंट निकाला, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, और क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है इनटू 100। क्लियर है? तो गाइस रेट कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर ये कहां से आया था, ये फॉर्मूले से आया था, डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इनटू 100। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे गाइस तो हमें सीधा क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन का रेट मिल जाएगा। ठीक है जी? तो अभी तक क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा, वो आपसे अमाउंट भी निकलवाएगा, वो आपसे रेट भी निकलवाएगा। तो दैट इज वाई यू शुड नो कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, तो अभी तक हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखना। आपका जो मॉड्यूल गिवन है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है गाइस। ठीक है? उसमें दी हुई इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करनी है और उसमें दिए हुए अनसॉल्व भी सारे करने हैं। तो हम वो सारे कवर करेंगे क्लास में ही, सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और सारे अनसॉल्व क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है गाइस? चलिए अब आप देखिए मेरे साथ साथ बुक में इलस्ट्रेशन 1। गाइस डेप्रिसिएशन का चैप्टर आप देख लीजिए, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखता है, लेट मी रीड द इलस्ट्रेशन 1।
परचेज प्राइस ऑफ ए मशीन इज 1,80,000। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, एक मशीन का परचेज प्राइस हमें गिवन है 1,80,000। गाइस हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये आपकी बुक में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 1 है डेप्रीसिएशन के चैप्टर में। तो जब आप डेप्रीसिएशन का चैप्टर ओपन करेंगे उसकी इलस्ट्रेशन 1 है। ठीक है जी। परचेज प्राइस ऑफ ए मशीन इज 1,80,000 रुपीज, फ्रेट चार्जेस 30,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, रेसिडुअल वैल्यू 16,000 एंड यूजफुल लाइफ 5 ईयर। कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर द थर्ड ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए इधर हमें क्वेश्चन को लिख दूं, उसने हमें गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा गाइस, क्वेश्चन में गिवन है परचेज प्राइस जो दे रखा है 1,80,000 रुपीज। ठीक है, फिर दिया फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस आप जानते हैं फ्रेट का मतलब होता है ट्रक या टेम्पो का किराया जिसमें रखकर आप अपनी मशीन लाए होंगे। वो कितना है जी, 30,000 रुपीज। फिर दे रखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन का मतलब मशीन को फिक्स कराना, वो दे रखा है हमें गाइस 10,000 रुपए। ठीक है, फिर हमें गिवन है रेसिडुअल वैल्यू। आप जानते हैं रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, और वो दे रखी है गाइस 16,000 रुपए। और यूजफुल लाइफ वो गिवन है क्वेश्चन में 5 साल। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि आप हमें डेप्रीसिएशन निकाल कर दिखाइए थर्ड ईयर का। क्लियर है। अब पहली बात, सर क्या इस क्वेश्चन में रेट दे रखा है, आंसर इज नो। तो जब रेट नहीं गिवन तो हम डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे गाइस, फॉर्मूले से। अच्छा, अब वो कह रहा है थर्ड ईयर का निकालो, तो ध्यान से सुनना, ये कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन क्या होता है, सेम होता है। तो चाहे मैं फर्स्ट ईयर का निकालूं, सेकंड ईयर का निकालूं, थर्ड ईयर का निकालूं, फोर्थ ईयर का निकालूं, हर साल का अमाउंट क्या आएगा, सेम आएगा। बोलो जी, बात क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब गाइस ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है जी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू। हमने बताया था आपको इसके 4 नाम होते हैं, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। कोई भी नाम यूज हो सकता है। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। अब इस फॉर्मूले को आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा, इस परचेज प्राइस कितना है, 180। हमें ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, तो हमने क्या बोला था, एसिड परचेज करने से यूज में करने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो हम 180 में ऐड कर देंगे 30,000 और ऐड कर देंगे ये 10,000। ठीक है कि, तो आप देखिए मेरे साथ साथ, तो यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट। सो दैट इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000। Come on everybody, 1,80,000 प्लस 30,000 और प्लस 10,000। तो ये हो गया 2,20,000। ठीक है भाई, चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है भाई, 2,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। देखिए कितनी गिवन है स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन में,
कम ऑन 16,000 और इसको डिवाइड कर देंगे लाइफ से। लाइफ कितनी है? 5 साल। ठीक है, तो 2,20,000 माइनस 16,000 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 40,800 रुपीज। तो गाइज ये है डेप्रिसिएशन जो हर साल मशीन पे लगेगा। यही फर्स्ट ईयर का है, यही सेकेंड ईयर का और यही थर्ड ईयर का भी है। आई होप ये पहली इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए देखिए, नोट कर लीजिए आराम से। ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, अब आप मेरे साथ साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 आपकी बुक के अंदर देखेंगे। कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। गाइस 3 केसेस दे रखे और हमसे वो पूछ रहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मशीन पहला कॉलम दे रखा 1 2 3 4, दूसरा कॉलम है कॉस्ट ऑफ द मशीन, तीसरा कॉलम है एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज्ड। टू बी कैपिटलाइज का मतलब होता है जो मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। ठीक है जी, और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ठीक है गाइस, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे मशीन 1 की। सो लेट्स टॉक अबाउट मशीन 1। ठीक है भाई, अब गाइज उसने हमसे पूछा है रेट, तो ध्यान रखिएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल ही नहीं सकता जब तक हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ना हो। तो जब भी क्वेश्चन आपसे रेट पूछे तो अंडरस्टूड है पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब अमाउंट निकालने का तरीका क्या है? रेट तो है नहीं, तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। किससे निकालेंगे गाइज? फॉर्मूले से। तो मशीन 1 की बात करेंगे सबसे पहले। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है गाइस, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। चलिए मशीन 1 की बात करते हैं गाइस। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दे रखी है? कॉस्ट ऑफ द मशीन 90,000। ठीक है, एक्सपेंसेस इसमें प्लस कर देंगे 10,000। और तो कोई खर्चा नहीं है गाइस, और कोई खर्चा नहीं है। माइनस कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू 20,000, क्वेश्चन में देखिए गिवन है, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। और यूजफुल लाइफ कितनी दे रखी है? 8 ईयर्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 90,000 माइनस 20,000, ये हो गया 80,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 10,000 रुपए ये आ गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है गाइस? 10,000 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या चाहिए गाइस? हमें चाहिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट और इनटू करेंगे 100। ठीक है भाई, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू व्हाट? 100। चलिए देखेंगे ध्यान से। तो गाइस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अब देखिए अमाउंट हमने कितना निकाला है? 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, चेक कर सकते हैं 90 प्लस 10 1,00,000 रुपए इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। ठीक है भाई, सो दैट वाज द फर्स्ट मशीन, हमने कैलकुलेट कर लिया 10%। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मशीन
2 की। तो गाइस हम पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एक बार फॉर्मूला लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी दे रखी है गाइस, 24,000 परचेज प्राइस है, प्लस एक्सपेंसेस कितने हैं, 7,000। कम ऑन एवरीबॉडी। और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 3,100 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 6 साल। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 31,000 माइनस 3,100 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 4650 रुपीज। ये क्या आया गाइस, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमने लिया ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस करा स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड करा यूजफुल लाइफ से, तो 4650 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या चाहिए, रेट। तो देखिए ध्यान से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 4650 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट 31,000 into 100। तो गाइस आंसर इज 15%। ये आ गया जी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। चलिए अब हम बात करेंगे मशीन थर्ड की। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे गाइस, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट देखिए, परचेज प्राइस 1,05,000 और एक्सपेंसेस दे रखे हैं प्लस 20,000। दोनों को जोड़ी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 12,500 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, वो दे रखिए 5 इयर्स। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1,05,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाय 5। तो 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाय 5, 22,500। ये क्या आया गाइस, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 22,500। चलिए अब हम निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 22,500 अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट देखिए कितनी है, 1,25,000, 1,25,000 into 100। सो डिवाइडेड बाय 1,25,000 into 100। ठीक है जी, तो ये आ गया 18%। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए लास्ट बात करेंगे हम मशीन फोर्थ की। लेट्स टॉक अबाउट मशीन 4। अब हम मशीन 4 की बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट 2,50,000 प्लस एक्सपेंसेस 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 56,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। तो 250 प्लस 30, 2,80,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 56,000 अपॉन 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2,80,000 माइनस 56,000 डिवाइडेड बाय 10, 22,400।
22,400 क्या आया गाइस, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 22,400 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट 2,80,000 into 100. Simplify and that is 8%. So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने रेट निकाला एज वेल एज अमाउंट निकाला। तो ध्यान रहे, जब भी वो आपसे रेट पूछेगा तो रेट निकल ही नहीं सकता जब तक हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन सॉल्व हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आप देखेंगे बहुत ध्यान से इलस्ट्रेशन 3। नाउ लुक एट दिस इलस्ट्रेशन 3। देखेंगे ध्यान से। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹7 लाख। कह रहा है हमने एक मशीन खरीदी है 7 लाख रुपए की। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन। और मशीन को कार्टेज मतलब रास्ते का किराया लाने में और उसको इंस्टॉल कराने में, फिक्स कराने में एक्सपेंसेस हुए 3 लाख के। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। कह रहा बस एक साल में बताइए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। इफ द मशीन इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए, अब इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। और सावधान गाइस, क्वेश्चन में रेट दे रखा है। क्या दे रखा है? रेट। चलिए, अब उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जब क्वेश्चन में रेट गिवन हो और वह हमसे पूछे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालो, तो आपको बस एक बात याद रखनी है, हम डेप्रिसिएशन उतने मंथ का लेंगे जितने मंथ हमने मशीन को क्या करा है, यूज करा है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? मान लो हमने मशीन खरीदी और उस साल सिर्फ 6 महीने यूज करी, तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का आएगा। मशीन खरीदी पूरे साल यूज की तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का आएगा। मशीन सिर्फ 8 महीने यूज की तो 8 महीने का आएगा। मतलब इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा यूसेज के हिसाब से लगता है और मंथली बेसिस पे लगेगा अगर आपने मशीन साल से कुछ महीने कम यूज की है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम, हम ओरिजिनल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पर लगता है गाइस? ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो आप देखिए मशीन कितने की खरीदी? 7 लाख रुपए की, प्लस इसके ऊपर हमने खर्च करे 3 लाख रुपए। तो गाइस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट आ गई 10 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? 10 लाख रुपीस पर लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, पार्ट ए। वो कहता है मशीन परचेज की हमने 1 अप्रैल 2012 में। तो पार्ट ए, द मशीन was purchased on 1 April 2014। गाइस सावधान, ईयर कब क्लोज हो रहा है? देखिए ईयर क्लोज हो रहा है हमारा 31 मार्च 2015। तो आप देख सकते हैं हम यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2014 से शुरू होता है और 31 मार्च 2015 में खत्म होगा। तो पूरा 1 साल। क्लियर है भाई? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 1 साल होता है, तो डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? 1 साल पर। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो अब आप सीधा निकाल दीजिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, रेट कितना गिवन है गाइस? 20%। और क्योंकि 1 साल का गिवन है तो सीधा सीधा बस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड द अमाउंट इज 2 लाख रुपीस। तो उस साल मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा गाइस? 2 लाख रुपए का। क्या मेरी बात क्लियर है? पहला पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट बी। हमने मशीन कब खरीदी है? 1 जुलाई 2014।
1 जुलाई 2014। अब वो कह रहा है गाइस मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2014 में। ठीक है भाई गाइस, हमारा साल कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2014 में। बट अप्रैल में तो मशीन थी नहीं। अरे भाई, जब से मशीन खरीदे तभी से तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप जुलाई से काउंट करेंगे कहां तक? ईयर के एंड तक, 31 मार्च 2015 तक। तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। गाइस 9 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 9 मंथ। तो डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा? 9 मंथ का। तो ओरिजिनल कॉस्ट देखिए 10 लाख, रेट है 20%। अब क्योंकि हमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है तो बड़ा आसान है गाइस, जितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है उससे मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए 12 से, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो मान लो अगर हमें 9 महीने का लगाना तो 9/12, 10 महीने का निकाला 10/12। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। $10 लाख 20%, तो ये आ गया गाइस 1,50,000 रुपए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। वो कह रहा है मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2014। तो यहां से हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, मशीन खरीदी 1 अक्टूबर से। तो गाइज अब आप काउंट कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने। ठीक है जी। तो 10 लाख का 20% 6 महीने का। अभी हमने समझाया जितने महीने का निकालते उससे मल्टीप्लाई, और साल में कितने महीने होते? 12, उससे डिवाइड। ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है। तो दैट वाज अ सिंपल केस। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ रहा है सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस डी एंड द लास्ट, हमने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2015। तो यहां से हम देखेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कब खरीदी है गाइस मशीन? जनवरी। तो जैन फेब मार्च, 3 महीने। गाइस कभी भी खरीदो, बट जिस ईयर में हमारा ईयर क्लोज हो रहा है उससे आगे नहीं जाना। हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2015 में, तो आप मशीन कभी भी खरीदो 31 मार्च 2015 तक का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। क्यों? क्योंकि उस साल हमारा अकाउंट्स क्लोज होंगे। ठीक है गाइस। तो 20 लाख इंटू रेट दे रखा हमें 20% इंटू 3 मंथ का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से। ठीक है गाइस। तो 20 लाख इंटू 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। तो गाइस ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपए। ठीक है गाइस। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है। फॉर सीएमए फाउंडेशन कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है। आप इसको एग्जाम में ले जाएंगे, 100% अलाउड है। ठीक है जी। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इलस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 4 की। इलस्ट्रेशन 4। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। पहली बात कह रहे कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। गाइस कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है, उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। तो 1 जनवरी को ईयर हमारा शुरू हुआ होगा और हम 31 दिसंबर को इसे क्लोज करेंगे। आगे बढ़िए। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 अ मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। उसने 1 अप्रैल 2013 में मशीन खरीदी 30,000 की। ठीक है। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2013। एक और मशीन खरीदी सेम 1 अक्टूबर में 20,000 की। एंड ऑन 1 जुलाई 2014 10,000 की।
अब क्वेश्चन है 3 मशीनें खरीदी है, ठीक है जी। ऑन 1 जनवरी 2015 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3000। फिर एक मशीन का 1/3 पार्ट हमने बेच दिया 3000 का। शो द मशीन अकाउंट would appear in the books of the company, it being given that the machine was depreciated by fixed installment method at 10% per annum। अब वो कह रहे हैं जी आप हमें मशीन अकाउंट बना के दिखाइए। क्लियर है, क्या बना के दिखाइए? मशीन अकाउंट। और ध्यान रहे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट से और 10% पर एनम का रेट है, ठीक है गाइस। चलिए तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बनाने को देगा? मशीन अकाउंट। तो यहां पर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है गाइस। कौन सी इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन 4 आपने नोट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे गाइस मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, ठीक है। आपको पता है कोई भी अकाउंट टी शेप बनता है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है भाई। दिस इज हाउ द लेजर अकाउंट वुड बी प्रिपेयर, ठीक है गाइस। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम सीधा सीधा अमाउंट। यहां पर आप कोई लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाएंगे। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज। दिस इज हाउ द मशीन अकाउंट इज प्रिपेयर। दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अब 2 बातें बस मेरी याद रखनी है बस। पॉइंट नंबर 1, जब भी हम मशीन खरीदेंगे, हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड पर, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन हमेशा कहां आएगा? डेबिट साइड पर, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जब आप मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पर, ठीक है जी। फिर से सुनिए, मशीन का खरीदना हमेशा कहां आएगा? डेबिट साइड पर। और मशीन का जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे कहां आएगा? क्रेडिट साइड पर, ठीक है जी। कोई दिक्कत है? और अगर मशीन बेचेंगे तो भी कहां आएगा? क्रेडिट साइड पर। बस ये 3 बातें याद रखनी है। मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि रूल क्या कहता है जर्नल एंट्री का? डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्रेडिट साइड पर, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने पे मशीन की वैल्यू कम होती है। और जब हम मशीन को बेच देंगे तो भी कहां लिखेंगे हम उसे? क्रेडिट साइड पर। ये 2 बातें आपको याद रखनी है अच्छे से, कभी गलती नहीं होगी। अब बड़ा आसान तरीका, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करते जाइए। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कह रहा है जी कंपनी ने 1 अप्रैल 2013 में मशीन खरीदी है। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2013। तो सबसे पहले 2013 1 अप्रैल, ठीक है। जब भी हम मशीन खरीदेंगे तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक से, टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान रहे भाई कितने की खरीदी है? देखिए वो कहता है 30,000 की खरीदी है हमने, कोई खर्चा तो नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। तो अमाउंट के कॉलम में 30,000 रुपीज। आई होप यहां तक क्लियर है। तो टू बैंक, अमाउंट में कितना? 30,000। अब सुनिए, आपने मशीन 1 अप्रैल में खरीदी है। सुनना गाइस, हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है? कैलेंडर ईयर है। तो 1 अप्रैल 2013 वैसे शुरू होता है 1 जनवरी से, बट जनवरी में तो कुछ था ही नहीं ना। तो हमने ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, लेकिन क्लोज होगा 31 दिसंबर को ही। कुछ भी हो जाए आपको 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ना। तो ईयर कब क्लोज होगा? 31 दिसंबर 2013 में। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब आप ये चेक करिए क्वेश्चन में, क्या दिसंबर 2013 से पहले कोई और घटना तो नहीं घटी? क्लियर? देखेंगे क्वेश्चन में। यस, वो कह रहा है जी एक और मशीन खरीदी है अक्टूबर 2013 में। तो ईयर सेम है, तो यहां पर आ जाएगा 1 अक्टूबर। और आप लिखेंगे, इसको लिख दीजिए M1, तो इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट M2। ठीक है भाई, कितने की खरीदी है गाइस? 20,000 रुपीज। ये आ गया 20,000। तो 2 मशीनें हो गई अलग अलग डेट में। आगे बढ़ते हैं।
अब आप ये बताइए क्या 31 दिसंबर से 13 से पहले तो कुछ और नहीं हुआ? नहीं सर, और कुछ नहीं हुआ। तो अब हम यहां लगाएंगे डेप्रिसिएशन 2013 दिसंबर 31। अब गाइस हमारे पास दो मशीन है तो डेप्रिसिएशन दोनों पर लगेगा। अब सुनिए, मशीन 1 1 अप्रैल को खरीदी है तो 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर कितने महीने होते हैं गाइस? 9 महीने। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा? 9 महीने का। ठीक है, तो देखिए बाय डेप्रिसिएशन M1, ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 इंटू रेट कितना है गाइस? 10% इंटू 9/12। 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12। हमने कहा कैलकुलेटर अलाउड है, तो 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12 2250। सिमिलरली अब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन M2 पर। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 इंटू 10%। अब देखिए कब खरीदा है इसे? अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 3/12। 500। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड 500। क्लियर? चलिए अब आप यहां पर लेजर बंद करेंगे। $50,000 अगेन 50,000। इसमें से इतना डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू कितनी बची? 50,000 माइनस 2750, 47250। और हिसाब लिखेंगे बाय बैलेंस CD 47250। सर ये 47520 कहां से आया? हमने कुछ नहीं किया, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन क्या करा? माइनस कर दिया। तो 47250 ये हमारे पास मशीन की बैलेंस CD आ गई। क्या यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए फर्स्ट ईयर पूरा हो गया। ठीक है, अब बैलेंस CD को क्या बनाएंगे? बैलेंस BD। तो यहां ईयर क्लोज हुआ है 2013 में, तो ये स्टार्ट होगा 2014। और अब सुनना, अब ईयर कहां से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी। तो वी टेक जनवरी 1। बाय बैलेंस CD क्या बन जाएगा? 2 बैलेंस BD 47250। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे 2014 ईयर में क्या हुआ। पढ़िए क्या लिखता है। कहता है कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई 2014 में हमने एक और मशीन खरीदी है। कितने की? 10,000 रुपए की। सेम ईयर। तो यहां आ जाइए, जुलाई 1 टू बैंक M3 कितने की लिए गाइस? 10,000 रुपए की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ऑन 1 जन 2015। अब 2015 आ गया, इसका मतलब ये निकला इस साल और कुछ नहीं हुआ। तो अब हम सिंपल क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो 2015 दिसंबर 31। अब गाइस सावधान, हमारे पास कितनी मशीन है? 3, M1 M2 और M3। तो अब हम तीनों पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन गाइस? तीनों पर। चलिए शुरू करते हैं। बाय डेप्रिसिएशन M1, बाय डेप्रिसिएशन M1। अब गाइस ध्यान से सुनना, 30,000 का 10%, ये आ गया 3,000। सर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा और M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? आप देख सकते हैं 30,000। सर ये 2013 में 1 अप्रैल को खरीदी थी, तो पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 9 मंथ का, बट 2014 में तो ये हमारे पास 1 जनवरी से है। कम ऑन एवरीबॉडी, क्योंकि ये 1 जनवरी से है तो इस साल डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। ठीक है जी, तो 10% हो गया 3,000। चलिए
बाय डेप्रिसिएशन M2। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी M2 की 20,000, अगेन 10% पूरे साल का 2,000। ठीक है भाई, क्यों सर? फर्स्ट ईयर में इस पे लगा था डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 मंथ का, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये अक्टूबर में खरीदी थी, बट इस साल 2014 में तो हम इसे जनवरी से यूज कर रहे हैं, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन। आई होप मेरी बात क्लियर है यहां तक। कम ऑन एवरीबॉडी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2000 आ गया। अब हम बात करेंगे M3, बाय डेप्रिसिएशन M3 की ओरिजिनल कॉस्ट 10,000। नाउ गाइस सावधान, हमने M3 खरीदी है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई। तो अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। कितने मंथ होते हैं? 6 महीने। 10% इंटू 6/12, सही है? ये आ गया गाइस 500 रुपीज। ठीक है भाई, तो M3 पर 6 महीने का डेप लगा। क्यों लगा? आई होप पॉइंट क्लियर है यहां तक। चले आगे। चलिए अब आप लेजर बंद कर दीजिए, क्लोज डाउन द लेजर। टोटल 47,250 आ गया, 57,250, 57,250। अब आप 31 दिसंबर में निकालेंगे बाय बैलेंस CD। गाइस कुछ नहीं करना, इस टोटल में से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए? डेप्रिसिएशन। तो 3 और 2 5 और ये हुआ 500। 57,250 माइनस 51,750, 51,750, 51,750। आई होप यहां तक क्लियर है सब लोगों को। 51,750 का हमारे पास बैलेंस बच गया। कब बचा है ये? सेकेंड ईयर के एंड में। और ये कितनी मशीनों का बैलेंस है? 3, M1, M2, M3। यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे 2015 में। क्या यहां तक क्लियर है गाइस? देखेंगे। लेजर क्लियर है? दो 2015, तो 2015 कहां से स्टार्ट होगा? जनवरी 1 से। टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,750। आई होप यहां तक क्लियर है गाइस। पिछले लेजर को ही हमने ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो 51,750 2015। अब जरा पढ़िए 2015 में क्या हुआ गाइस। लेट्स सी व्हाट हैपन इन 2015। ठीक है भाई, 2015 में क्या हुआ, अब हम इसे आगे देखेंगे। देखिए क्या लिखता है। वो लिखता है गाइस, ऑन 1 जनवरी 2015, साल के पहले दिन ही 1/3 of the machine installed on 1 April 2013 become obsolete and was sold for 3,000 rupees। कहता है साल के पहले दिन 1 जन 2015 में 1/3 of the machine जो हमने 1 अप्रैल 2013 में ली थी, ठीक है। और गाइस 1 अप्रैल 2013 में हमने मशीन कौन सी ली थी? M1। कौन सी ली थी? M1। इसका 1/3 पार्ट हमने बेच दिया। कितने का बेचा? 3,000 रुपए का। कितने का बेचा? 3,000 रुपए का। चलिए अब 2015 जनवरी 1, साल के पहले दिन। गाइस साल के पहले दिन बेच दिया, तो जब साल के पहले दिन बेच दिया तो डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं। हमने आपको बताया था जब हम मशीन खरीदते हैं तो डेबिट में लिखेंगे और बेचेंगे तो क्रेडिट में। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक M1। कितने का बेचा गाइस? 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज।
ठीक है, साल के पहले दिन बेच दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा, लेकिन जब भी आप मशीन को बेचेंगे, जब भी आप मशीन को बेचेंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि उस मशीन को बेचकर हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। बोलो जी, बात क्लियर है? आई रिपीट, जब भी मशीन बेचेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि उसको बेचकर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। ठीक है गाइस, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, अब इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, देखेंगे ध्यान से गाइस। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ये हमें क्या बताएगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब सर वर्किंग नोट कैसे निकालेंगे? 3 स्टेप और आंसर। सबसे पहला स्टेप, आप उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट लोगे जिसको आपने बेच दिया। स्टेप 2, उस ओरिजिनल कॉस्ट में से आप लेस करोगे टोटल डेप्रीसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या लेस करोगे गाइस? टोटल डेप्रीसिएशन, मतलब मशीन खरीदने से लेकर बेचने तक जितना भी डेप्रीसिएशन है वो लेस करोगे। जो बचेगा दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, और उस बुक वैल्यू में से स्टेप 3 आप माइनस कर दोगे सेल प्राइस या सेल वैल्यू। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमें बताएगा या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। अगर आप ध्यान से देखें, उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 थी। कम ऑन एवरीबॉडी। पर हमने पूरी मशीन नहीं बेची। कितना बेचा है गाइस? 1/3। क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप क्लियरली बोल रहा है 1/3, तो इंटू 1/3। ठीक है, तो जो मशीन बेची उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई 10,000 रुपए। क्लियर? स्टेप 2, अब आप इसमें से लेस कर दोगे टोटल डेप्रीसिएशन, मतलब मशीन 1 पे टोटल जो भी डेप्रीसिएशन लगा वो लेस कर देंगे। देखिए कितना लगा। देखिए, मशीन 1 पे पहले साल का डेप्रीसिएशन लगा 22,500, देख सकते हैं। दूसरे साल में लगा 3,000, तो 22,550 प्लस 3,000, तो देखिए 2,250 प्लस 3,000, ये टोटल डेप लगा। बट सावधान गाइस, ये टोटल डेप्रीसिएशन तो पूरी मशीन का है ना। आपने 1/3 पार्ट बेचा है तो डेप्रीसिएशन भी कितना लेना पड़ेगा? 1/3। तो इसका हम कर देंगे 1/3। ठीक है जी। $1,750, ये इसमें से आप लेस कर दीजिए, तो ये आ गया 8,250। इसको हम क्या नाम देंगे गाइस? बुक वैल्यू। मतलब जिस दिन हमने मशीन बेची यानी 2 साल बाद, वो बाजार में 8,250 की बिक जानी चाहिए थी। अब आप इसमें से लेस कर देंगे सेल वैल्यू। क्वेश्चन में देखिए, आपने उस मशीन को कितने में बेचा गाइस? 3,000 रुपए में, ये लेस कर दीजिए। अब बताने की जरूरत नहीं है, 8,250 रुपए की मशीन हमने बाजार में कितने की बेची? 3,000 रुपए की। तो गाइस 5,250 रुपए का हमें क्या आ गया? लॉस। ठीक है जी, ये हमें लॉस हो गया मशीन को बेचने पर। कितने का लॉस हुआ? 5,250। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है। बिल्कुल समझ में आ गई सारी कैलकुलेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस लॉस को हम कहां दिखाएंगे? मशीन अकाउंट में। कहां दिखाएंगे इस लॉस को? मशीन अकाउंट में। ठीक है गाइस, शुड आई मूव ऑन? यहां तक क्लियर है? तो 3 स्टेप आंसर। स्टेप 1, ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें से लेस करेंगे टोटल डेप्रीसिएशन, क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। उसमें से लेस कर देंगे सेल वैल्यू, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? कम ऑन। चलिए अब वापस आते हैं अपने लेजर पर। तो हमें कितने का लॉस हुआ है गाइस? हमें लॉस हुआ 5,250 का। अब याद रखना, अगर लॉस होता है
तो मशीन अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो मशीन, सॉरी मैंने उल्टा बोला, अगर लॉस हुआ तो मशीन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पर। तो यहां देखिए जनवरी 1 बाय P&L अकाउंट डैश लॉस। कितने का लॉस है गाइस, 5250। ये हमें लॉस आ गया 5250 का। चलिए अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बस उसके आगे तो कुछ नहीं हुआ। अब नॉर्मल इसको पूरा कर लेते हैं। अब ये बताइए हमारे पास कितनी मशीन बची है। सर अभी भी 3 ही बची हैं, क्योंकि मशीन 1 हमने पूरी नहीं बेची, सिर्फ कितनी बेची है, 1/3। ठीक है, मशीन 2, मशीन 3। अब उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन M1। ध्यान से देखिए, M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 30,000 इनटू, गाइस कितना बेचा है, 1/3, तो कितना बचा है अभी, 2/3। भाई अगर किसी चीज को 1/3 बेचेंगे तो 2/3 बचेगा ना, तो इसका 2/3 कर दिया। और अब ये तो जनवरी से हमारे पास है ना, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है गाइस, तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन आ गया 2000। ठीक है, कोई दिक्कत। सिमिलरली बाय डेप्रिसिएशन M2, गाइस M2 की ओरिजिनल कॉस्ट देखिए 20,000, तो इस साल तो पूरे साल रही है हमारे पास 10%, अगेन 2000, और बाय डेप्रिसिएशन M3 ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, इस साल पूरे साल रही है 10,000 का 10% 1,000। तो गाइस ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। ईयर क्लोज हो गया, आप क्लोज कर दीजिए। तो ये हुआ 51,750, 51,750। अब हमें चाहिए बाय बैलेंस CD। तो कुछ नहीं करना, 51,750 में से सब माइनस कर दीजिए। तो 3,000 प्लस 13,250 माइनस 38,500, तो बैलेंस आ जाएगा गाइस 38,500। ये आ गया बैलेंस 38,500। कैसे आया गाइस, कुछ नहीं करा, इस टोटल में से हमने ये सब माइनस कर दिया। ठीक है जी, बैलेंस आ गया, ईयर क्लोज हो गया। तो अब हम इसे ले जाएंगे अगले साल, यानी कि 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस PD, और ये कितना हो जाएगा 38,500। बस यहां पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि उसने इससे आगे हमसे नहीं बोला। बोलो जी, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए गाइस, कोई दिक्कत वाली बात, तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने ये सीखा कि मशीन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी।